आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे ऑर्डर 46 ऑफ CPC 1908 जिसका टाइटल है रेफरेंस। टोटल 7 रूल हैं इस सेक्शन के। ये रेफरेंस के मैटर से डील करता है और सेक्शन 113 जो है CPC का वो भी इसी सब्जेक्ट से डील करता है। अब टोटल 7 रूल हैं इस ऑर्डर के। इसको स्टार्ट करने से पहले ज़रूरी है कि हमें आइडिया हो कि रेफरेंस बेसिकली कहते क्या हैं, किसे किसे कहते हैं। सो रेफरेंस ही बेसिकली एक ऐसा लीगल प्रोसीजर है जहाँ पर अगर किसी कोर्ट के सामने कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ है और वो उस हवाले से कन्फ्यूज़ है, उसे नहीं पता इसको किस तरह डील करना है, तो वो इस मैटर को रेफ़र कर देते हैं हाई कोर्ट को उसके ओपिनियन के लिए। रेफरेंस बेसिकली किया ही हाई कोर्ट को किया जाता है। किसी भी सबऑर्डिनेट कोर्ट की तरफ से हाई कोर्ट को कोई भी क्वेश्चन ऑफ लॉ रेफ़र किया जा सकता है हाई कोर्ट के ओपिनियन के लिए, और जो हाई कोर्ट का फिर उस पर ओपिनियन होता है वो उन पर बाइंडिंग होता है, वो उसको मानने के लिए बाउंड होते हैं। ये होता है रेफरेंस। सो अब टोटल 7 रूल हैं इस ऑर्डर के। इसको स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सिंपल सा रूल है, कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है। इसको हम स्टार्ट करते हैं। रूल वन, रेफरेंस ऑफ क्वेश्चन टू हाई कोर्ट। यानी जो सो कह रहे हैं कि वेयर बिफोर और ऑन द हियरिंग ऑफ अ सूट और एन अपील इन विच अ डिक्री इज नॉट सब्जेक्ट टू अपील और वेयर इन एग्जीक्यूशन ऑफ एनी सच डिक्री। सो टोटल 3 सिनेरियो हैं। नंबर 1 ये है कि अगर तो कोई सूट की हियरिंग चल रही है और उस सूट पर जो डिक्री आनी है उस पर अपील नहीं की जा सकती, या फिर नंबर 2 कोई अपील की हियरिंग चल रही है और उस टाइम पे जो डिक्री आएगी उस पर अपील नहीं की जा सकती। नंबर 3 ये कि कोई एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री की प्रोसीडिंग चल रही है। अब इन 3 सिनेरियो में क्या होता है कि कोई एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और यूजेज हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ अराइज। कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ और यूजेज से मुराद ऐसा कस्टम है जिसको ऐसा लॉ कंसीडर किया जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम से अडॉप्टेड है बाय जनरल पब्लिक और जिसकी वजह से उसको एक लॉ की हैसियत मिल गई है। वो कह रहे हैं कि इन तीनों प्रोसेस के दौरान कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ और कोई ऐसा यूजेज, कोई ऐसा कस्टम जिसको ऐसा लॉ ही कंसीडर किया जाता है, वो रेज हो गया है इन 3 प्रोसीडिंग के दौरान। मतलब कि सूट की हियरिंग चल रही है, अपील की प्रोसीडिंग चल रही है और उनके दरमियान जो डिक्री आ रही है उस पे कोई अपील नहीं की जा सकती है, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री की प्रोसीडिंग चल रही है। इन तीनों प्रोसीडिंग के दौरान कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ, कोई यूजेज जिसका फोर्स ऑफ लॉ की पावर है वो रेज हो गया। ऑन विच द कोर्ट ट्राइंग द सूट और अपील और एग्जीक्यूटिंग द डिक्री। उस कोर्ट के सामने जो कि सूट या अपील का ट्रायल कर रहा था या इस डिक्री को एग्जीक्यूट कर रहा था, एंटरटेन रीजनेबल डाउट। उसे इसके मतलब से डाउट हो गया, मतलब उसे ये नहीं समझ आ रही कि मैं इस लॉ के जो क्वेश्चन ऑफ लॉ है या जो यूजेज है जिसकी पावर ऑफ लॉ है उसको मैं किस तरह डिसाइड करूँ। तो कोर्ट जो है वो मे इधर ऑफ इट्स ओन मोशन और ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी ऑफ द पार्टी, तो वो बजाते खुद स्यू मोटो यानी विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी या किसी पार्टी की एप्लीकेशन पे, इन दो सिनेरियो पे ड्रॉ अप अ स्टेटमेंट ऑफ द फैक्ट ऑफ अ केस। केस के जो फैक्ट हैं उनकी एक स्टेटमेंट बनाएगा एंड द पॉइंट ऑन विच डाउट इज एंटरटेन, और किस हवाले से उसे डाउट है वो मेंशन करेगा स्टेटमेंट में, और यही रेफर कर देगा ये स्टेटमेंट ओपिनियन फॉर द ओपिनियन पर्पस के इस पॉइंट पे जिस पर उसे डाउट है ना उसके डिसीजन के लिए वो हाई कोर्ट को ये मामला रेफर कर देगा, उसके सपुर्द कर देगा। रूल 2, कोर्ट में पास डिग्री कंटीजेंट अपॉन डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट। अब जिस कोर्ट ने ये डिग्री जो पास करनी है वो हाई कोर्ट के डिसीजन के ऊपर बेस करेगी। कंटीजेंट उसके साथ वो कंडीशन पे उस पर बेस हो गई, मतलब जो हाई कोर्ट का डिसीजन होगा अब वो उन्होंने जो उसी डिसीजन के मुताबिक अपनी डिग्री देनी है। सो कह रहे द कोर्ट में इधर स्टे द प्रोसीडिंग और प्रोसीड इन द केस नॉट विस्टैंडिंग सच रेफरेंस। सो बेसिकली वो कह रहे हैं कि उसने रेफरेंस किया है, कोई बात नहीं, उसने रेफरेंस किया है वो एक तरफ, नॉट विस्टैंडिंग सच रेफरेंस के बेशक बावजूद इसके कि उसने रेफरेंस दिया है इस मैटर पे कि हमें हाई कोर्ट के ओपिनियन की ज़रूरत है, इसके बावजूद भी, रेफरेंस करने के बावजूद भी उस कोर्ट के पास 2 ऑप्शन है, या तो वो प्रोसीडिंग को कंटिन्यू करके रख सकती है या फिर उसे स्टे कर देती है। स्टे तब तक जब तक हाई कोर्ट का उस मैटर के हवाले से कोई डिसीजन नहीं आ जाता तब तक वो स्टे कर दे, और अगर वो कहता है कि बेशक उसने रेफरेंस किया हुआ है, हाई कोर्ट अपनी तरफ से डिसीजन करे, वो उस प्रोसीडिंग को कंटिन्यू रखे, वो उसके ऊपर डिस्क्रिशन है कि या तो वो स्टे कर सकती है या फिर वो प्रोसीडिंग कंटिन्यू रख सकती है। ऑल दो उसने रेफरेंस किया हुआ है हाई कोर्ट को, ये कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है। ये थ्योरी में लिखा हुआ है कि उसके पास 2 ऑप्शन है। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली वो प्रोसीडिंग को स्टे कर देता है जब वो मैटर हाई कोर्ट के ओपिनियन के लिए उसे रेफर कर देता है, क्योंकि इसके पीछे 2 वजूहात हैं। पहली तो ये कि ये इलॉजिकल लगता है और कि आप कोर्ट का टाइम वेस्ट करोगे, एक साइड पे ट्रायल लेवल पे कोर्ट डिसाइड कर रहा है मैटर को और उसी सेम मैटर में मतलब हाई कोर्ट भी डिसीजन दे रहा है, और जबकि पता भी है कि हाई कोर्ट ने जो डिसीजन देना है वो बाइंडिंग है, हमें उसी के मुताबिक उसी डिसीजन को लेकर चलना है, तो आप क्यों उस प्रोसीडिंग को कंटिन्यू करोगे। दूसरी वजह है कि कोर्ट का टाइम ना ख़राब करने के लॉजिक के तहत कि उसका ज़ाया ना करें हम, तो प्रोसीडिंग को स्टे कर देते हैं प्रैक्टिकली। दूसरा लॉजिक है इसे स्टे करने का ये कि आपकी जब प्रोसीडिंग है अगर आप कंटिन्यू रखोगे इस दौरान भी खर्चा आएगा, हाई कोर्ट को जब आप मैटर रेफर किया हुआ उस दौरान भी खर्चा आएगा और ये कॉस्ट ऑफ द सूट में आएगा। सो जो पार्टी लॉस करेगी केस उसके ऊपर ज़्यादा बर्डन आ जाएगा कि उसे ज़्यादा कॉस्ट पे करनी पड़ गई। तो इस वजूहात की बेस पे वो अपनी प्रोसीडिंग को स्टे कर देती है जब उसने हाई कोर्ट को मैटर रेफर किया होता है। ये होता है प्रैक्टिकली। थ्योरी में लिखा हुआ है कि उसके पास 2 ऑप्शन है कि वो प्रोसीडिंग को कंटिन्यू भी रख सकती है और स्टे भी कर सकती है, बेशक उसने रेफर किया हुआ है मैटर हाई कोर्ट को।
एंड में पास अ डिक्री और मेक एन ऑर्डर कॉन्टिजेंट अपॉन द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट ऑन द पॉइंट रेफर, और जो अब उसने हाई कोर्ट को पॉइंट रेफर किया हुआ है उसी पॉइंट के ऊपर उसने डिक्री और ऑर्डर पास करना है। मतलब जो अब वो डिक्री और ऑर्डर पास करेगी वो बेस करेगा कॉन्टिजेंट, वो डिपेंड करेगा हाई कोर्ट ने उस पॉइंट पर जो अपना फैसला दिया है उस पॉइंट के ऊपर ही उसका डिसीजन भी, मतलब उसका डिसीजन अब कंसिस्टेंट होना चाहिए विद द डिसीजन ऑफ अ हाई कोर्ट ऑन द रेफर पॉइंट। But no decree or order shall be executed in any case in which such reference is made until the receipt of a copy of a judgment of a high court upon the reference. अच्छा, पहले उन्होंने बताया कि वो और प्रोसीडिंग को कंटिन्यू करके रखे और यानी कि ऑर्डर और डिक्री पास कर सकता है और उसका डिसीजन हाई कोर्ट के डिसीजन पर ही पर बेस करेगा। मतलब जो उसका ऑर्डर डिक्री होगा वो हाई कोर्ट ने उस रेफर पॉइंट पर जो डिसीजन दिया उस पर ही बेस करना चाहिए, उसके साथ कंसिस्टेंट होना चाहिए। एक सवाल तो उन्होंने कहा कि प्रोसीडिंग को जारी रखे, यानी कि वो ऑर्डर डिक्री बेशक पास करना चाहे तो कर ले, लेकिन उसका बेशक ऑर्डर डिक्री उसने पास कर दी है लेकिन वो उसकी एग्जीक्यूशन नहीं करा सकती उस केस में, जब तक नहीं करा सकती जब तक जो है जिस पॉइंट को उसने हाई कोर्ट को रेफ़र किया था ना और हाई कोर्ट की जजमेंट नहीं आ जाती उस रेफ़र पॉइंट के ऊपर, उसकी कॉपी से रिसीव नहीं हो जाती, तब तक वो उस ऑर्डर और डिक्री की एग्जीक्यूशन नहीं करा सकती। वो ज़ाहिर-सी बात है कि कोई ऑर्डर डिक्री कुछ और पॉइंट करके बैठा हुआ हो, हाई कोर्ट उस पॉइंट पे कोई और फैसला दे दे, जो कि टोटली आपस में इनकंसिस्टेंट हो, मैच ना कर रहे हों और इसने वो एग्जीक्यूशन का भी ऑर्डर दिया हो, तो अ, एक तरह से देखा जाए तो बैड इंप्रेशन पड़ जाएगा आम-आम के सामने कि चल क्या रहा है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि वो बेशक पास कर सकता है, लेकिन वो उसकी एग्जीक्यूशन नहीं करा सकता जब तक हाई कोर्ट का नहीं से पता चल जाता कि हाई कोर्ट ने इस मैटर पे क्या डिसाइड किया, क्या रेफ़र किया है। उसकी कॉपी नहीं से रिसीव हो जाती। और उसका डिसीजन भी उन पॉइंट्स पे जो कि उसने हाई कोर्ट को रेफर किए थे, जो हाई कोर्ट का डिसीजन है उसके मुताबिक ही होना चाहिए। नेक्स्ट है रूल 3, जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट टू बी ट्रांसमिटेड एंड केस डिस्पोज ऑफ अकॉर्डिंगली। द हाई कोर्ट आफ्टर हियरिंग द पार्टी इफ दे अपेयर एंड डिजायर टू बी हियर, ठीक है, हाई कोर्ट जो है पार्टीज को सुनने के बाद अगर ये आते हैं और ये इनकी डिजायर है, अगर सुना चाहे इनको सुनने के बाद, शेल डिसाइड द पॉइंट्स ऑफ रेफर, जो पॉइंट से रेफर किया था उनको डिसाइड करेगा, एंड शेल ट्रांसमिट अ कॉपी ऑफ जजमेंट अंडर द सिग्नेचर ऑफ द रजिस्ट्रार, और फिर जो उसकी जजमेंट है उसकी कॉपी ट्रांसफर करेगा, उस पर सिग्नेचर होंगे रजिस्ट्रार के भी। किसको करेगा? उस कोर्ट को जिसकी तरफ से इसे रेफरेंस किया गया था ना, उस कोर्ट को भेज देगा, और सच कोर्ट जो है जैसे ही इसे ये रिसिप्ट मिलेगी, जजमेंट मिलेगी, उसके ऊपर ऑब्लिगेशन है, कोई शेल का वर्ड लिखा हुआ है कि उस केस को प्रोसीडिंग को डिस्पोज ऑफ करेगा बिल्कुल उसी हाई कोर्ट के डिसीजन के मुताबिक। मतलब जो अब जिस कोर्ट ने मैटर को रेफर किया है उसका डिसीजन कंसिस्टेंट होना चाहिए विद द डिसीजन ऑफ अ हाई कोर्ट। फिर नेक्स्ट है रूल 4, कॉस्ट ऑफ द रेफरेंस टू द हाई कोर्ट, द कॉस्ट इफ एनी कंसिक्वेंट ऑन अ रेफरेंस फॉर द डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट शैल बी कॉस्ट इन द केस। सो वही बात आ गई ना कि उन्होंने कहा कि जो भी रेफर करते हैं के ऊपर जितना भी खर्चा आया है कि हाई कोर्ट से आपको रेफरेंस चाहिए, हाई कोर्ट का डिसीजन लेकिन जो भी खर्चा आया वो भी कॉस्ट इन केस, कॉस्ट ऑफ सूट ही कंसीडर किया जाएगा। और शेल का वर्ड है इसका मतलब ऑब्लिगेशन है, लाज़िम होगा ऐसा। रूल 5, पावर टू अल्टर एक्स्ट्रा डिक्री ऑफ कोर्ट मेकिंग रेफरेंस। इसी तरह जो कोर्ट हाई कोर्ट से डिमांड करे कि आप इस मैटर पे अपना कोई डिसीजन दें, हम आपको मैटर रेफर कर रहे हैं, तो हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो उस कोर्ट है जिसने ये कोई डिक्री वगैरह से रेफर किया ना उसको चेंज वगैरह भी कर सकता है। अगर मेरा केस इज़ रेफर टू द हाई कोर्ट अंडर रूल 1, रूल 1 के तहत कोई केस हाई कोर्ट को रेफर कर दिया गया, तो हाई कोर्ट के पास ये अब 3 ऑप्शन है। नंबर 1 तो ये कि वो केस को रिटर्न कर सकती है फॉर अमेंडमेंट पर्पस, यानी वो कह सकती है कि इसमें अमेंडमेंट की जाए, इसके लिए वो रिटर्न कर सकती है। नंबर 2 कह सकती है एंड में अल्टर, कैंसल और सेट असाइड एनी डिक्री ऑर्डर व्हिच द कोर्ट मेकिंग रेफरेंस इज पास और मेड इन अ केस। इसी तरह जिस कोर्ट ने मैटर रेफर किया है ना उसके अंदर उसने कोई ऑर्डर डिक्री पास कर दी है, तो वो उस ऑर्डर डिक्री को सेट असाइड करने का भी ऑर्डर दे सकती है, उसके कैंसिल करने का भी, उसे अल्टर करने का भी ऑर्डर दे सकती है। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया रूल 2 के तहत कि वो रेफर करने के बाद ऑर्डर डिक्री पास कर सकती है। हो सकता है उसने कोई ऑर्डर डिक्री पास किया हो लेकिन हाई कोर्ट कहे कि नहीं, ये जो ऑर्डर डिक्री आपने पास किया है इसे सेट असाइड कर दो, तो ऐसा कर सकती है हाई कोर्ट। नंबर 3 एंड मेक सच ऑर्डर थिंक फिट, इसके अलावा हाई कोर्ट कोई भी ऑर्डर पास कर सकती है जिसे बेहतर लगे। रूल 6, पावर टू रेफर टू हाई कोर्ट क्वेश्चन एज टू द जुरिस्डिक्शन इन स्मॉल काउसेस। ठीक है, अगर तो आपके पास ये क्वेश्चन रेज हो जाता है कि फ़लाँ मैटर की जुरिस्डिक्शन स्मॉल काउसेस की बनती है, मतलब कोई फ़लाँ केस स्मॉल काउसेस की इंटरटेनेबल बाय स्मॉल काउसेस ऑफ कोर्ट है या फिर नहीं है। अगर ऐसा स्मॉल काउसेस की जुरिस्डिक्शन के हवाले से कोई क्वेश्चन रेज हो जाता है तो वो भी हाई कोर्ट में रेफर किया जाएगा। एक तरह से देखा जाए तो रूल 6 और 7 ना बेसिकली एग्जांपल बता रहे हैं। हम लोगों ने कहा था कि क्वेश्चन ऑफ लॉ रेफर किया जाएगा हाई कोर्ट को फॉर रेफरेंस उसके ओपिनियन के लिए। तो ये जुरिस्डिक्शन का जो सवाल है ये बेसिकली क्वेश्चन ऑफ लॉ ही है। क्वेश्चन ऑफ लॉ बेसिकली क्या होता है? क्वेश्चन ऑफ लॉ होता है ऐसा क्वेश्चन जिसे विद द हेल्प ऑफ लॉ प्रूफ या डिसप्रूव करते हो, उसे कहते हैं क्वेश्चन ऑफ लॉ। अब जुरिस्डिक्शन का मैटर भी लॉ की वजह से ही साबित होना है। सो यहाँ पर बताया जा रहा है
कि अगर ये क्वेश्चन रेज़ हो जाता है कि फ़लाँ मैटर में स्मॉल कॉज़ेज़ की जुरिस्डिक्शन है या नहीं, तो वो मैटर हाई कोर्ट को रेफ़र किया जाएगा। वो दो सब रूल हैं। सब रूल 1, वेयर एट एनी टाइम बिफोर जजमेंट ऑफ अ कोर्ट इन व्हिच अ सूट हैज़ बीन इंस्टीट्यूटेड डाउट वेदर द सूट इज़ कॉग्निजेबल बाय कोर्ट स्मॉल कॉज़ेज़ और इज़ नॉट सो कॉग्निजेबल। सो वो कह रहे हैं कि अगर किसी टाइम जजमेंट पास करने से पहले अगर किसी कोर्ट के पास कोई सूट जो है वो उसके पास लगा हुआ है, उसे वहाँ पर जमा किया हुआ है, वहाँ इंस्टीट्यूट हुआ हुआ है और उसे ये डाउट आ जाता है कि भई फलाँ क्या ये सूट की कॉग्निजेबल यानी इसकी कॉग्निजेंस, इसका ट्रायल जो है वो स्मॉल कॉजेज़ कोर्ट का बनता था या फिर नहीं बनता था। इस पर उसको ना डाउट आ गया है। तो अब इस सिचुएशन में वो क्या करेगा, वो इस केस का रिकॉर्ड सबमिट करेगा हाई कोर्ट को और साथ में उस रिकॉर्ड के साथ अपनी स्टेटमेंट ऑफ रीज़न ऑफ डाउट भी मेंशन करेगा कि मतलब मुझे किस वजह से डाउट हो रहा है एंड टू द नेचर ऑफ द सूट ये भी बताएगा। सब रूल 2, अब ज़ाहिर-सी बात है वो हाई कोर्ट को आएगा तो हाई कोर्ट या तो उसकी डाउट से एग्री करेगी या डिसएग्री करेगी। अब अगर वो एग्री करेगी तो उसका मतलब उसे कहेगी कि ठीक है आप प्लेन रिटर्न कर दो किसी प्रॉपर कोर्ट को जिसकी जुरिस्डिक्शन बनती है इस केस को ट्रायल करने की। और अगर वो अ, मतलब अगर उसने कहा है ना कि मेरी जुरिस्डिक्शन नहीं बनती, इसकी बनती है और वो एग्री हो गई कि वाक़ई आपकी नहीं बनती, तो वो कहेगी कि ठीक है आप किसी प्रॉपर फोरम यानी प्रॉपर कोर्ट पे ये मैटर ये प्लेंट प्रेज़ेंट कर दो कि वहाँ उसकी जो जहाँ जुरिस्डिक्शन बनती है वो ट्रायल करे। और अगर ये कहता है कि मेरी जुरिस्डिक्शन नहीं बनती लेकिन कोर्ट डिसएग्री करती है, ऐसे कहती है नहीं आपकी जुरिस्डिक्शन बनती है, तो वो उसे कहेगी कि आप अपनी प्रोसीडिंग को कैरी ऑन रखें। सो रूल 2 सब रूल 2 कहता है कि ऑन रिसीविंग द रिकॉर्ड एंड स्टेटमेंट द हाई कोर्ट में अब ये रिकॉर्ड और स्टेटमेंट मिलने के बाद हाई कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो या तो नंबर 1 ये काम कर सकती है, ऑर्डर द कोर्ट इधर टू प्रोसीड विद द सूट। वो या तो उसे कह सकती है कि आप अपनी प्रोसीडिंग को कंटिन्यू रखें। नंबर 2, और रिटर्न द प्लेन फॉर प्रेजेंटेशन टू सच अदर कोर्ट और रिटर्न द प्लेन फॉर प्रेजेंटेशन टू सच अदर कोर्ट एज इट में इन इट्स ऑर्डर डिक्लेयर टू बी कॉम्पिटेंट। या फिर वो उसे कह सकती है कोर्ट को कि ना आप ये प्लेन प्रेजेंट कर दो किसी दूसरे कोर्ट को और ये ऑर्डर में डिक्लेयर कर सकती है कि ये कोर्ट कॉम्पिटेंट है, इसको उसकी सूट की कॉग्निजेंस लेने के वाले से वो डायरेक्शन दे देगी इस कोर्ट को आप प्लेन प्रेजेंट कर दो। वही ऑर्डर 7 रूल 10 के तहत जब एक गलत जुरिस्डिक्शन वाली जगह आप कोर्ट पे चली जाती है और वो कहता है मैं प्रॉपर फोरम नहीं हूँ, तो अब आप प्लेन को वापस कर देते हैं कि आप किसी प्रॉपर फोरम पे अपनी प्लेन को प्रेजेंट करें, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो जुरिस्डिक्शन के ग्राउंड पे कि इस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन ही बनती थी, ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत आपकी प्लेन रिजेक्ट हो जाएगी और रिजेक्शन ऑफ प्लेन भी अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 ऑफ सीपीसी डिग्री कंसीडर की जाएगी। डिग्री कंसीडर की जाती है। तो एक गलती जुरिस्डिक्शन की ना हो जैसे कितने बड़े ब्लंडर की वजह बन सकती है आपकी। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि वो फिर आपको कह देगा कि प्रॉपर फोरम जिस कोर्ट की कॉग्निजेंस बनती है ना वहाँ पर आप प्लेन प्रेज़ेंट कर दें। रूल नंबर 7, पावर टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट टू सबमिट फॉर रिव्यू एंड प्रोसीडिंग हैड अंडर मिस्टेक एज़ टू जुरिस्डिक्शन स्मॉल कॉजेज़। इसी तरह अब यहाँ पर ये रूल 7 से डील करता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को डाउट हो जाता है कि फलाँ केस की जुरिस्डिक्शन जो है स्मॉल कॉजेज़ की बनती है या नहीं बनती। तो अगर उसको भी इस तरह का ये क्वेश्चन ऑफ लॉ ही है जुरिस्डिक्शन का, उसको इस पे डाउट होता है तो वही मैटर हाई कोर्ट को रेफर कर सकते। रूल 7 इससे डील करता है, वो कह रहे हैं सब रूल 1 और 4 सब रूल 1 है इसके। सब रूल 1 कहता है कि वेयर इट अपीयर टू अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दैट अ कोर्ट सबऑर्डिनेट देयरटू हैज़ बाय रीज़न ऑफ erroneously होल्डिंग अ सूट बाय कॉग्निजेबल बाय अ कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज़ और नॉट टू बी सो कॉग्निजेबल, ठीक है? अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को अपीयर लगता है कि जो इससे कोई सबऑर्डिनेट कोर्ट है ना, उससे गलती से रीज़न ऑफ erroneously मतलब उससे बाय इंटेंशनली गलती से हो गया है कि उसने किसी ऐसे सूट का उसका उसके पास आ गया है जिसकी ना कॉग्निजेंस जिसका जुरिस्डिक्शन जो है वो स्मॉल कॉजेज़ कोर्ट की बनती है या नहीं बनती, इस पर उसे डाउट है। फेल टू एक्सरसाइज अ जुरिस्डिक्शन टू वेस्टेड इन बाय लॉ, या फिर वो कहता है कि भई जो मेरा सबऑर्डिनेट कोर्ट है ना, वो जो जुरिस्डिक्शंस को दी गई थी वो उसने इसे प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं कर सका और एक्सरसाइज जुरिस्डिक्शन नॉट सो वेस्टेड, और जो जुरिस्डिक्शन उसे नहीं दी गई थी वो इसने एक्सरसाइज कर ली यानी अल्ट्रा वायर एक्शन कर लिया। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है मे एंड इफ रिक्वायर्ड बाय पार्टी शैल सबमिट द रिकॉर्ड टू द हाई कोर्ट, तो वो बजाते खुद या फिर अगर कोई इससे पार्टी रिक्वायर करती है तो वो रिकॉर्ड का ना इस केस का सबमिट कर देगा हाई कोर्ट को विद अ स्टेटमेंट ऑफ रीजन फॉर कंसीडरिंग द ओपिनियन ऑफ सबऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू द नेचर ऑफ द सूट टू बी एरनेस्ट, ठीक है? जो उसका डाउट की जो स्टेटमेंट है किस वजह से उसे लग रहा है, स्टेटमेंट के साथ ये केस रिकॉर्ड हाई कोर्ट को भेज देगा और जैसे ही रिकॉर्ड मिलेगा तो स्टेटमेंट मिलेगी हाई कोर्ट के हवाले से वो ऑर्डर पास कर सकती है जो उसे पता लगेगा। सब रूल 3 कहता है कि विद रिस्पेक्ट टू एनी प्रोसीडिंग, इसी तरह डिक्री से बाद में जो प्रोसीडिंग आती हैं उसके किसी केस में वो भी हाई कोर्ट को इस रूल के तहत सबमिट की जा सकती हैं और हाई कोर्ट जो है वो उनके हवाले से जो सर्कमस्टांसेस के हवाले से जो प्रॉपर और जस्ट ऑर्डर लग रहा होगा उन मैटर में वो पास करेगी। हाई कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है। नेक्स्ट है कि जो भी कोर्ट सब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सबऑर्डिनेट होगा उसे जो भी रिक्वायरमेंट आती है ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरफ से किसी रिकॉर्ड के हवाले से इन्फॉर्मेशन के हवाले से जो कि इस रूल के तहत उसने हाई कोर्ट को जो भेजनी है तो वो उसे कहता है कि भई अब ये अपना रिकॉर्ड, ज़ाहिर सी बात है अगर उसके पास खुद रिकॉर्ड होता तो वो तो खुद भेज देता ना। उसको तो ये डाउट हो रहा है कि मेरे सबऑर्डिनेट कोर्ट से गलती हो गई है, इसका मतलब केस का रिकॉर्ड भी सबऑर्डिनेट कोर्ट के पास ही है। तो वो अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट को रिकॉर्ड मंगवाने के लिए, इन्फॉर्मेशन मंगवाने के लिए इस रूल के तहत ताकि वो हाई कोर्ट को रेफर कर सके, कोई ऑर्डर पास करेगा और फिर जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है उसके ऊपर ये ऑब्लिगेशन है कि उसने वो कंप्लाई करनी है और तमाम रिक्विजिट जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से डिमांड करा है कि रिकॉर्ड और इन्फॉर्मेशन मांग रहा है ना तो वो उसने प्रोवाइड करनी है। सो ये आपके पास टोटल रूल 7 थे इसके।
ऑर्डर 46 के, जो कि रेफ़रेंस से डील करता था। इसमें हम लोगों ने सबसे पहले डिस्कस कर लिया कि रेफ़रेंस क्या होता है। अब अगर हम इन 7 रूल को समराइज़ करें, तो सिंपल सा ये रूल है, इसको समराइज़ करते हैं तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो समरी इसकी बेसिकली ये बनती है कि बेसिकली 3 सिनेरियो हैं, अगर वो किसी कोर्ट के पास 3 सिनेरियो हैं जो अगर चल रहे हैं कोर्ट के सामने। नंबर 1 सिनेरियो ये है कि अगर तो कोई सूट की प्रोसीडिंग चल रही है, उसकी हियरिंग चल रही है और उस सूट के अंदर टिकरी के ऊपर अपील नहीं की जा सकती। नंबर 2 ये सिनेरियो है कि कोई अपील की प्रोसीडिंग चल रही है और इस अपील लेवल पर जो डिक्री आनी है उस पर भी अपील नहीं की जा सकती। नंबर 3 सिनेरियो ये है कि एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री की प्रोसीडिंग चल रही है और उस दौरान इन तीनों प्रोसीडिंग के दौरान जिस कोर्ट के पास ये प्रोसीडिंग चल रही है उसके पास इन तीनों में से किसी एक सिनेरियो में से तीनों में से जो है ये कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ रेज़ हो गया या कोई ऐसा यूज़र जिसकी पावर है कि वो ऐसा एज़ अ फ़ोर्स ऑफ लॉ है उसकी ना, उस कस्टम की भी मतलब उसे लॉ ही कंसीडर किया जाता है। ये रेज़ हो गया है इन तीनों प्रोसीडिंग के दौरान। अब वो कन्फ्यूज़ हो गई है कोर्ट कि मैं इसके बारे में क्या डिसीज़न दूँ? तो वो एक तरह से देखा जाए तो अपनी बड़ी आपा से यानी कि हाई कोर्ट से एडवाइस माँगती है कि आप मुझे इस बारे में आप क्या सजेस्ट करती हैं? आपका क्या ओपिनियन है? क्योंकि ये उससे सीनियर कोर्ट है, तो सीनियर की जिस तरह एडवाइस आप लोग अडॉप्ट करते हैं, तो वो उससे अपने सीनियर से यानी अपनी हाई सीनियर कोर्ट से यानी हाई कोर्ट से एडवाइस माँगती है कि आप इस बारे में क्या कहती हैं। तो अब हाई कोर्ट को जब उसने मैटर रेफ़र करना है और उस दौरान अब रेफ़र करने के बाद उसके पास 2 ऑप्शन है कि या तो वो अपनी प्रोसीडिंग को कंटिन्यू रखे या तो फिर वो उसे स्टे आउट कर दे। थ्योरी में है कि उसके पास 2 ऑप्शन है लेकिन प्रैक्टिकली वो स्टे ही कर देती है और उसकी 2 वजूहात हैं, वो मैंने आपके साथ पहले ही डिस्कस कर ली। अब क्या हुआ जब उसने प्रोसीडिंग को स्टे आउट किया है, कंटिन्यू करके रखा, तो हाई कोर्ट के पास जब वो मैटर जाता है ना, वो प्रोसीडिंग को अगर वो कंटिन्यू भी करके रखे ना, तो उस दौरान अगर वो कोई ऑर्डर या डिक्री पास कर भी दे, तो वो उसको एग्ज़ीक्यूट नहीं करवा सकती, जब तक हाई कोर्ट का रेफ़रेंस उस जो पॉइंट इसने रेफ़र किया, उस पर हाई कोर्ट का डिसीज़न नहीं आ जाता। ये इस पर बार है। फिर हाई कोर्ट को जब उसने मैटर रेफ़र किया, तो हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि वो इस रेफ़र पॉइंट पे अपना डिसीज़न देगी और अगर इसने उस दौरान जब उसने उसे मैटर किया है, कोई ऑर्डर और डिक्री पास कर दी है, तो हाई कोर्ट उसको चेंज भी कर सकती है, सेट असाइड कर सकती है और कोई और ऑर्डर पास कर सकती है, इसे अमेंडमेंट करने का भी कह सकती है और फिर जब पूरा वो मैटर जो उसे रेफ़र किया उसे सुनने के बाद अपना एक डिसीजन हाई कोर्ट उस पॉइंट पे देती है, रेफ़र पॉइंट पे और सिग्नेचर उस पर रजिस्ट्रार के होते हैं और हाई कोर्ट जो है ना फिर जिस कोर्ट ने मैटर रेफ़र किया था वो उसको कॉपी ऑफ द जजमेंट उस रेफ़र पॉइंट पे प्रोवाइड कर देती है। जैसे ही इसे मिलेगी, इसने उसी पॉइंट जो हाई कोर्ट का डिसीजन है उसी हिसाब से उसने उस पर अपना डिसीजन देना है। इस लोअर कोर्ट ने जिसने हाई कोर्ट को कोई पॉइंट रेफ़र किया था, इस पर बाइंडिंग है क्योंकि इसका डिसीजन जो है वो जो हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है उसके कंसिस्टेंट होना चाहिए, ये भी इस पर इन्हीं रूल्स के अंदर ऑब्लिगेशन है। और अब इस दौरान जितना भी खर्चा आता है रेफ़र करने के दौरान हाई कोर्ट को मैटर और हाई कोर्ट से फिर वापस उसी कोर्ट की तरफ आता है जिसने पॉइंट रेफ़र किया था, वो तमाम चीज़ें कॉस्ट ऑफ द सूट के अंदर कंसीडर की जाती हैं, मतलब कॉस्ट ऑफ सूट का पार्ट कंसीडर की जाएँगी। सो ये हमारे पास फर्स्ट 5 रूल थे जिसके अंदर ये बेसिकली इसकी समरी डिस्क्लोज़ हो गई। जो रूल 6 और 7 है ना, ये बेसिकली बता रहा है कि हम पहले ही फर्स्ट रूल में डिस्कस कर चुके हैं कि क्वेश्चन ऑफ लॉ पे बेसिकली आपने हाई कोर्ट का ओपिनियन लेना है, ना कि क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पे। क्वेश्चन ऑफ लॉ से रेफ़र किए जा सकते हैं। तो रूल 6 और 7 बेसिकली वो एग्ज़ाम्पल वो सिनेरियो बता रहे हैं कि ये बता रहे हैं कि भई जब किसी भी रैंडम कोर्ट को ये डाउट रेज़ हो जाता है कि फ़लाँ केस की जुरिस्डिक्शन जो है स्मॉल कॉज़ेज़ की बनती है या नहीं बनती, तो वो मैटर रेफ़र कर सकती है हाई कोर्ट को। एक तो ये इसकी एग्ज़ाम्पल बताई गई है। दूसरी एग्ज़ाम्पल ये है कि जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को डाउट रेज़ हो जाता है कि फ़लाँ कोर्ट की मेरा जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है वो जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज़ कर रहा है जो कि इसे नॉट वेस्टेड बाय लॉ है, लॉ ने नहीं दी क्योंकि ये मैटर जो है वो या तो स्मॉल कॉज़ेज़ की जुरिस्डिक्शन में आता था या फिर नहीं आता था। अगर उसे ऐसा डाउट हो जाता है तो वो भी हाई कोर्ट को रेफ़र मैटर कर सकता है। तो रूल 6 और 7 बेसिकली रूल 1 की एक तरह से देखा जाए तो एग्ज़ाम्पल है। वो जस्टिफ़ाई कर रहे हैं प्रैक्टिकली बता रहे हैं कि कौन-सा मैटर हाई कोर्ट को रेफ़र किया जा सकता है। वो क्वेश्चन ऑफ लॉ के हवाले से थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल बताई गई, बाकी इसकी समरी जो है इसके फर्स्ट 5 रूल में हो गई और इसी के साथ आई होप आपको ये ऑर्डर जो है वो समझ आ गया होगा। ये हमारा ऑर्डर 46 कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ऑर्डर 47 को कंप्लीट करेंगे।